सो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में हम 1.3 एंड 1.4 कवर करने वाले हैं। अगर आपने 1.2 और 1.1 का वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो जाकर देख लेना। अभी हम 1.3 के पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। 1.3 जावा टोकन्स के ऊपर है। जावा टोकन्स इज़ नथिंग बट इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग। स्मॉल यूनिट यानी कि जो भी कुछ यूनिट होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, देन कीवर्ड्स हो गए, वो हम आगे पढ़ने वाले, तो उसको हम जावा टोकन्स बोलते हैं। सो जावा टोकन्स में सबसे पहले हमारा वेरिएबल आता है। वेरिएबल इज़ नथिंग बट वन is being a variable and another is a constant. Variable is an entity whose values can be changed during the program execution. वेरिएबल एक ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक नेम्स होते हैं जिसके अंदर एक कंटेनर का काम करते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, और उस कंटेनर का उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। सो a variable is an entity whose values can be changed during the program execution. A variable is identified by the combination of identifier and data type. Identifier means जो भी वेरिएबल का नाम रखा है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स उसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले। सो उसका लिखने का सिंटैक्स ये रहेगा कि डेटा टाइप और आइडेंटिफायर मीन्स सिंपली ऐसा समझो कि वेरिएबल को जो हम नाम देने वाले उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि इंट यहाँ पर क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, मीन्स कौन से टाइप का हम डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट डेटा टाइप और ए मीन्स वेरिएबल का नेम। हमने वेरिएबल का नाम ए रखा है, और इंट मतलब कि कॉम्बिनेशन से हम ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर भी एक वही एग्जांपल दिया गया है कि फ्लोट मतलब कि हम पॉइंट वैल्यू का हम उसके अंदर डेटा स्टोर करने वाले। और यहाँ पर बी और सी दोनों अलग अलग वेरिएबल है। बी एक फर्स्ट वेरिएबल एंड सी एक सेकंड वेरिएबल, मतलब कि ये जो दोनों वेरिएबल है हमने फ्लोट टाइप के बनाए हैं यहाँ पे। अभी हम कांस्टेंट के ऊपर आएंगे। कांस्टेंट मीन्स अ फाइनल वेरिएबल एंड अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज़ एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने सबसे पहले वेरिएबल देखा था। वेरिएबल का क्या होता था कि वेरिएबल्स का हम नेम चेंज कर सकते थे, बट कांस्टेंट के केस में ये एक एंटिटी है जो जिसकी हम वैल्यूज़ और नेम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब नेम चेंज कर सकते पर उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल्स की हम वैल्यू चेंज कर सकते थे। हियर इन जावा टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वी हैव टू यूज़ द कीवर्ड फाइनल। ओके, कीवर्ड हम पढ़ने वाले आगे, और मतलब कि हमको कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, द बेसिक फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट डिक्लेरेशन इज़, ये उसका सिंटैक्स दिया है यहाँ पे, फाइनल डेटा टाइप आइडेंटिफायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। फाइनल ये कीवर्ड है, डेटा टाइप मतलब कि कौन से टाइप का आपका जो कांस्टेंट होने वाला है वो, और यहाँ पे कांस्टेंट का नेम, और कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर हमें कौन से वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे करेंगे। इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि फाइनल वैल्यू तो यहाँ पे कीवर्ड है, इंट मतलब डेटा टाइप, ये आइडेंटिफायर जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कांस्टेंट का नाम क्या है, और ये कांस्टेंट वैल्यू 10 मतलब कि ऑल ओवर द प्रोग्राम इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेंगी, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, कीवर्ड भी एक टाइप का टोकन है इन जावा। ठीक है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर ऑलरेडी नोन टू द लैंग्वेज। ठीक है, कीवर्ड्स ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, जो सिर्फ जावा को ही पता है। ठीक है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर ऑलरेडी नोन टू द लैंग्वेज। द 50 जावा कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स विद इन द लैंग्वेज एंड वी कैन नॉट मेक अप न्यू मीनिंग्स फॉर दोज वर्ड्स। ठीक है, जावा के अंदर 50 कीवर्ड्स है जिसका हम खुद से मतलब नहीं बना सकते, बट उसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइंड है जावा लैंग्वेज में। वी कैन नॉट यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, और जो कीवर्ड्स जो डिफाइन किए गए हैं जावा के अंदर उसको हम एज अ वेरिएबल नेम्स हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतने जो कीवर्ड्स है जो कि जावा के अंदर प्री डिफाइंड, उनका मीनिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, बुलियन, डू, इफ़, प्राइवेट, दिस। डेटा टाइप्स एक डेटा टाइप मीन्स कौन से टाइप का डेटा है। ओके, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है,
ओके, बुलियन भी हो सकता है. सो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द मेमोरी एंड डिसाइड्स व्हाट कैन बी स्टोर और व्हाट कैन बी स्टोर इन द रिजर्व मेमोरी. ओके, डेटा टाइप के हिसाब से ही जावा मेमोरी एलोकेट करते हैं किसको, वेरिएबल्स को. ठीक है, देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन द जावा. जावा के अंदर 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप है. ठीक है, 8 टाइप्स है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के. सो डेटा टाइप्स में सबसे पहला आता है इंटीजर, देन दूसरा आता है रियल, तीसरा आता है कैरेक्टर एंड चौथा आता है बुलियन. ठीक है, इंटीजर के अंदर हम देखेंगे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ओके, रियल के अंदर आता है फ्लोट और डबल. रियल के अंदर फ्लोट और डबल मीन्स ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है. ठीक है, कैरेक्टर के अंदर आता है कैर मीन्स इस डेटा टाइप की यूज़ से हम कोई भी एक कैरेक्टर को, चाहे वो स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर हो, @ हो, $साइन हो, उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसमें, कैर टाइप के डेटा टाइप में. ठीक है, एंड बुलियन ये ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करता है. ठीक है, वेदर द फॉलोइंग कंडीशन इज़ ट्रू और वेदर द फॉलोइंग कंडीशन इज़ फॉल्स. ठीक है, सो हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं. इंटीजर वैल्यूज़ मीन्स वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ होल वैल्यूड साइंड वैल्यूज़. दिस ग्रुप इंक्लूड बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड सब कैटेगरीज. एज अ सब कैटेगरीज मीन्स इंटीजर के अंदर ये एक ऐसे टाइप का डेटा है जिसके अंदर हम कोई भी होल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं. ठीक है, जिसका 10, 15, 20 एट्सेट्रा ऐसे टाइप्स के वैल्यू को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. देन फ्लोट पॉइंट और रियल वैल्यूज़. फ्लोट मीन्स मैंने आपको पहले बताया ऊपर जो पॉइंट में वैल्यूज़ होते हैं 5.2 एट्सेट्रा. ठीक है, कैरेक्टर भी वही सेम. दिस कैटेगरी हैज़ वन सब कैटेगरी कैर एंड वी कैन स्टोर एनी सिंगल अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल और डिजिट एज अ कैरेक्टर. इसके अंदर डिजिट, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल अपन एज अ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ये कैर ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल नेम, और उसके अंदर हमने ये एक स्पेशल टाइप का सिंबल हमने स्टोर किया एज अ कैरेक्टर. देन बुलियन, इट्स बुलियन सब कैटेगरी इज यूज्ड फॉर representing the true values or the false values, mostly preferred to create a flag logic. ओके, ये फ्लैग में भी यूज़ होता है और ये इफ़ एल्स कंडीशन और डू वाइल कंडीशन में भी ये यूज़ होता है. ठीक है, देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन द जावा. दिस डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड. लेट अस स्टडी देम इन द डिटेल. ओके, 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है पूरे जावा में. सो सबसे पहला आता है कौन सा, बाइट. अभी यहाँ पे मैंने उसकी साइज़ भी लिखी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए. आपका जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर ये आपको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, सो बाइट डेटा ऑक्यूपाइज 8 बिट, दैट इज़ 1 बाइट. 8 बिट का 1 बाइट ऑफ द मेमोरी बनता है. ठीक है, सो इसकी साइज़ कितनी हो गई, 1 बाइट. ठीक है, फिर उसका शॉर्ट बोले तो शॉर्ट की साइज़ कितनी है, 2 बाइट की, मतलब ये 2 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है. ठीक है, देन उसके बाद इंट ये 4 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है. लॉन्ग 8 बाइट का डेटा, फ्लोट 4 बाइट का डेटा, डबल 8 बाइट का डेटा. नेक्स्ट, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल्स. स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स मीन्स द स्कोप इज डिफाइंड बाय अ मेथड begin opening curly braces and remains still closing braces of that method. Even we can nest the using additional pair of the curly braces instead of in this of method. वेरिएबल्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइंस अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल मतलब कि हमको ये बताता है कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो अवेलेबल होगा या विजिबल होगा अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में. ओके, प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अभी आपको पता ही है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, सो उसके अंदर एक कंटिन्यूस कोड नहीं होता है, उसके अंदर कोड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो हम ये मालूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लास 1 में एक वेरिएबल बनाया है, सो उसका जो स्कोप है मतलब कि वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं दूसरे क्लास में. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी दिया है. यहाँ पे एक क्लास एक ये पहली क्लास है. ठीक है, ये इसका नाम क्या है, स्कोप है. ठीक है, अभी इस स्कोप क्लास में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है. ओके, डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है. स्कोप ऑफ अ वेरिएबल विद इन अ मेन मेथड. अभी इसका जो स्कोप रहेगा ये मेन मेथड के अंदर ही रहेगा. ठीक है, जो मेन मेथड है इसके अंदर ही रहेगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट्स अ न्यू ब्लॉक एंड न्यू स्कोप. अभी
यहाँ तक के सिर्फ ये क्लास का स्कोप था, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा है, मतलब कि यहाँ से एक नया स्कोप चालू होगा, ठीक है। सो हम इस वेरिएबल को, जो भी हमने इंट ए इज इक्वल्स टू 100 बनाया है, हम इस वेरिएबल को इसके अंदर यूज़ भी नहीं कर सकते और वो विजिबल भी नहीं होगा। अगर कभी मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा प्रिंट ए, सो मतलब कि मैं यहाँ पे हो ही, मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ है वो उसकी प्रिंट ही नहीं होंगी, ठीक है। सो हम इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन, ठीक है। जावा सपोर्ट्स टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग टू असाइन वैल्यूज़ ऑफ वन टाइप टू अ वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, ठीक है। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग अलग अलग है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? समझो एक वेरिएबल है, उसको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को हम टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ए नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। अगर कभी मुझे ए नाम के वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा? टाइप कास्टिंग बोलूँगा, ओके। इफ़ टू टाइप्स आर कंपेटेबल देन जावा विल परफॉर्म टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर कभी दोनों भी वैल्यूज़ कंपेटिबल है सो जावा क्या करेगा? उनका टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली करेगा। दैट इज़ इट इज़ अलाउड टू कन्वर्ट एन int टाइप इनटू अ लॉन्ग टाइप। नॉट ऑल टाइप्स आर कंपेटिबल फॉर सच कन्वर्जन। बहुत सारे ऐसे भी है कि उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है जावा, उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं और मैनुअल कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। नॉट ऑल टाइप्स आर कंपेटेबल। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ द डबल टू बाइट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, सो वी हैव टू डू इट explicitly. For such purpose we must use type casting which performs an explicit conversion. Explicit मैंने बोला वही manual conversion between incompatible types, ठीक है। So type conversion, when one type of the data is assigned to another type then automatically type conversion happens, okay. Type conversion is also called as implicit conversion, implicit typecasting, implicit typecasting, ठीक है। when Java converts one type of variable into the another type then it called as a implicit typecasting or type conversion. There are two conditions which must satisfy for automatic type conversion. Two types must be compatible and destination type must be larger than the source type, okay. Then typecasting is nothing but in above three examples, first and third example showing error because automatic type conversion will not work all the time, okay. For such incompatible type conversions use casting. A cast is simply explicit type conversion, that is typecasting is also called as manual टाइप कन्वर्जन, ठीक है, और टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? मैनुअल टाइप कास्टिंग। सो मैनुअली अगर भी हम टाइप कास्ट कर रहे हैं सो उसको हम बोलेंगे टाइप कास्टिंग, और ऑटोमेटिकली जावा ही उसको कन्वर्ट कर रहा है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। टुवर्ड्स द एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स इन जावा। अभी एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं जावा में हम देखने वाले हैं। जावा प्रोवाइड्स a rich set of the operators to manipulate variables. We can divide all the Java operators into the following groups. अभी जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं तो ये कई सारे ग्रुप में हम डिवाइड करे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसके लिए हम परफॉर्म करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पहला क्या आएगा? प्लस एडिशन, ओके, परफॉर्म्स एडिशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, माइनस परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, इनटू स्टार। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसा वाला सिंबल नहीं यूज़ करते, ठीक है, ये गलत है, हम इसके लिए यहाँ पे स्टार यूज़ करेंगे, ठीक है। परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, स्लैश, यहाँ पे ऐसा वाला भी सिंबल नहीं है, ओके, ये भी गलत है, यहाँ पे हम स्लैश यूज़ करते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिवीजन बिटवीन टू वेरिएबल्स। देन डिवाइड के लिए डिवाइड, अभी ये और ये अलग है, ठीक है, ये मॉड्यूलस है और ये डिवाइड है। मॉड्यूलस क्या करता है? दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिवाइडेशन करेगा, बट क्या प्रिंट करेगा? उसका मॉड्यूलस, मतलब कि रिमाइंडर प्रिंट करेगा, ठीक है। प्लस 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 जो है तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कभी मैंने ए के ऊपर प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किया तो और उसको प्रिंट किया तो ए क्या होगा? 11 होगा, जबकि ए क्या था? 10 था, ठीक है। सो सेकेंड ग्रुप इज़ रिलेशनल ऑपरेटर।
अभी दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, अगर कभी दो वेरिएबल्स के ऊपर मुझे रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलूँगा। रिलेशनल ऑपरेशन मीन्स कंडीशनल, मीन्स उनका कंपैरिजन, इसको हम बोलते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेशन। ओके, मैं उसको क्या बोलूँगा, कंपैरिजन ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ नथिंग बट द रिलेशनल ऑपरेशन। ठीक है, सो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है अपना, इक्वल टू कंपेयर्स टू ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स एज ट्रू ऑफ दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है, मतलब कि हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी समझो a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों के बीच में अगर कभी मैं इक्वल टू ऑपरेटर लगाऊंगा तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, देन नॉट इक्वल टू कंपेयर्स टू ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स ट्रू ऑफ दे आर अनइक्वल। मीन्स ये उल्टा हमें हमेशा अगर कभी ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। ठीक है, देन ग्रेटर देन साइन कंपेयर्स टू ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स ट्रू इफ ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड। अगर कभी मैं a ग्रेटर देन b करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10, दोनों भी इक्वल है। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी लेसर देन में, अगर कभी a b से बड़ा होगा तो ये ट्रू देगा, अगर कभी b a से बड़ा होगा तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, सेम यही केस में लेस देन देखता है दोनों के बीच में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, अभी यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, अभी अगर कभी मैं इन दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेटर यूज़ करूँगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, सो मुझे ये क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है। अगर कभी a b से ग्रेटर है, ओके, ये कंडीशन हो गई, और a इक्वल है किससे, b से, सो यहाँ पे दोनों भी कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि a b के इक्वल भी नहीं है और a b से बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम लेस देन इक्वल टू आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जिसके ऊपर हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे बिटवाइज एंड, कॉपीज वन बिट टू द रिजल्ट इफ़ अवेलेबल इन बोथ ऑपरेंड्स। ओके, देन बाइनरी और बाइनरी एक्सॉर। ये सिर्फ इसका आपको एग्जाम में अगर कभी पूछा है कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑपरेटर्स इन जावा, एक्सप्लेन ऑपरेटर्स इन जावा और लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, सो आपको इतने ये ग्रुप्स के ये जितने भी ऑपरेटर्स है उसको लर्न करके और उसका वन लाइन में डिस्क्रिप्शन दिए तो भी आपको आराम से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर आता है, परफॉर्म्स द लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ओके, जिसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जिसकी मदद से हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर मीन्स इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। रिजल्ट्स ट्रू इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो। ओके, ये अगर ये चेक करेगा कि दोनों भी कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कभी दोनों भी कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको हम तीन ऑपरेंड के बीच में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं यहाँ पे और ऑपरेटर भी है। ठीक है, और ऑपरेटर परफॉर्म्स द और ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ द रिजल्ट। ओके, अगर कभी a इक्वल टू b है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर कभी मैं a करूँगा a नॉट इक्वल टू b, और अगर कभी मैं प्रिंट करूँगा तो ये फॉल्स मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इसको हम शॉर्टकट और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, असाइंस वैल्यूज़ ऑफ द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अभी इक्वल टू मीन्स दैट इज़ नॉट, मतलब कि ये कहने नहीं चाहता कि ऐसा कि a b के इक्वल है, नहीं, ये डिफाइन करता है कि b में जो प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो a में शिफ्ट कर दो। ठीक है, मतलब कि वो a में असाइन करो, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि a में 10 है, ओके, b में 20 है, सो अगर कभी मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो a में 20 चला जाएगा और बस। ठीक है, और ये जो 10 है ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, मतलब a इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। देन उसके बाद में प्लस इक्वल टू, अनदर वे टू परफॉर्म द एडिशन, इट एड्स द वैल्यूज ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये एक शॉर्ट हैंड है, मतलब कि हम a प्लस इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि
सेम मीनिंग है किसका, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी का जो भी एडिशन होगा वो किस में स्टोर करो, बी ए में ही स्टोर करो, ठीक है। सो इसका हम ये ऐसे शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। तो इनसे हम यहाँ पर इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ओके, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, देन बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी इसके अंदर मिसलिनियस ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। दो ही मिसलिनियस ऑपरेटर है, जो कि एक है कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, इसको हम बोलते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर। वाई दिस इज कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर, बिकॉज दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद द 3 ऑपरेंड्स, ओके। 3 ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर, ओके। इट्स अ शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स का ये शॉर्ट हैंड है, मीन्स इफ एल्स का ये शॉर्टकट है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, अभी यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ रिटर्न्स बूलियन टू चेक वेदर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू स्पेसिफिक क्लास और नॉट। अभी क्लास और ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं इतना शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर अगर कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे लगा के उसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें ये रिटर्न करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास को, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नाउ अभी हम आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। Control statements of the programming languages are the main logical statements which impel the program execution and get hold of the program output. Control statements means decision making and looping statements. Decision making में हम डिसाइड करते हैं, मतलब कि कंडीशन अप्लाई करते हैं, ओके, कंडीशन अप्लाई करते हैं और अपने हिसाब से अपन आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। इफ यू आर नोन टू सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज देन जावास कंट्रोल स्टेटमेंट आर नॉट अ बिग वेरी ऑफ फॉर यू, बिकॉज जावास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर नियरली आइडेंटिकल टू दिस। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस में कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ा है तो ऑलमोस्ट सेम ही है जावा में वो भी, ठीक है। In this topic, it is not possible to discuss deeply about all of them. Instead, we are giving one example. ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। अभी डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहला कौन सी स्टेटमेंट आती है, इफ स्टेटमेंट। इन अ प्रोग्राम इफ दिस इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक द डिसीजंस वेदर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, जनरल सिंटैक्स ऑफ इट इज गिवन बिलो, ठीक है। अभी इफ स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लास एक बनाई है, ओके, और मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम ए है और उसमें हम 15 को स्टोर करें, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली एक डेटा टाइप इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर कभी ए ग्रेटर दैन 10 है तो प्रिंट क्या करो, हेलो फ्रॉम जावा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्या है 15 है और यहाँ पर ए ग्रेटर, यहाँ पर कंडीशन में क्या बोला है कि ए शुड बी ग्रेटर दैन 10, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो फ्रॉम जावा, ठीक है। देन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, अभी हम मल्टीपल कंडीशंस भी इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफ लैडर। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट विद इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज इफ लैडर, ओके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक क्लास मल्टीपल इफ डेमो नाम का एक बना है, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू 15 एंड बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन हम डाल रहे हैं कि ए शुड बी ग्रेटर दैन बी, ए शुड बी ग्रेटर दैन बी, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि ए क्या है 15 है और बी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। सो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ए इज ग्रेटर। और यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी डाली, दूसरा इफ भी डाला है, ठीक है। बी इज ग्रेटर दैन ए, तो बी इज ग्रेटर दैन ए, ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है क्योंकि बी का 10 है और ए इज इक्वल्स टू 15 है, मतलब कि 10 शुड नॉट बी, मतलब 10 ए 15 से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। सो ये था मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। देन उसके बाद में हम आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे, ओके। नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ मीन्स वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, मतलब एक इफ स्टेटमेंट में दूसरा इफ कंडीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और नेस्टेड इफ में क्या होता है कि अगर कभी पहले वाली इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ओके, देन एंड देन ओनली हमारा दूसरा वाला इफ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये कंडीशन मतलब कि ये उसमें फ्लॉ है, ओके, जिसमें बाहर की कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और अंदर की कंडीशन जब भी ट्रू होगी जबकि बाहर की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर कभी बाहर की कंडीशन फॉल्स हो गई देन प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। देन इफ एल्स स्टेटमेंट में आते हैं, इफ एल्स इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एनी वन ऑफ द 2 ब्लॉक्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है। मतलब कि अगर कभी इफ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कभी कंडीशन इफ में ट्रू हो रही है, ठीक है, तो इफ को एग्जीक्यूट कर, ठीक है। लेकिन अगर कभी इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो प्रोग्राम तो डायरेक्ट टर्मिनेट में जा रहे हैं ना, तो वो नहीं होने के लिए हम कुछ ना कुछ मैसेज एल्स ब्लॉक में प्रेजेंट करेंगे और एल्स ब्लॉक में हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो अगर कभी इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो वेल एंड गुड, मतलब कि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कभी इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम एल्स ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें एक अल्टरनेटिव ब्लॉक होगा जो कि एल्स, अगर कभी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन उसके बाद में इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। अब इफ एल्स लैडर में क्या होगा कि मल्टीपल इफ कंडीशंस होंगे, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन होंगे। पहले हमने इफ लैडर पढ़ा लेकिन अभी हम इफ एल्स लैडर पढ़ रहे हैं, ठीक है।